नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, जिस युद्ध की शुरुआत में इजराइल पूरी तरह से ईरान पर हावी था, वहीं आज की तारीख में इस जंग में बाजी धीरे धीरे पलट रही है। सच्चाई है कि ईरान की जो नई हाइपरसोनिक मिसाइल है, सुपर स्पीड मिसाइल, इसने इजराइल पर कहर बरपा रखा है पिछले 4-5 दिनों से। और सच्चाई ये भी है कि आज इजराइल की राजधानी तेल अवीव में गाज़ा जैसे हालात हैं। मानिए न मानिए, लेकिन सच ये है कि इजराइल की जनता पिछले कई दिनों से बंकरों में ज़िंदगी बिता रही है। अब ईरान की ये जो नई ताकत है, मिसाइल ताकत है, इसको देखकर कहीं ना कहीं इजराइल हिला हुआ है और अमेरिका भी परेशान है। शायद इसीलिए ट्रंप ने जो युद्ध का फैसला था उनका, उस फैसले को 2 हफ्ते के लिए टाल दिया है और अब ट्रंप चाहते हैं कि नए सिरे से ईरान के साथ समझौता हो। इसीलिए आज ट्रंप की तरफ से फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी, यूरोप के 3 देश जो मित्र हैं इजराइल और अमेरिका के, इन तीनों ने नए सिरे से बातचीत शुरू की है ईरान के विदेश मंत्री के साथ। ये बातचीत स्विट्ज़रलैंड के शहर जेनेवा में हो रही है। ट्रंप चाहते हैं कि किसी तरह से इन 2 हफ्तों के बीच में खामनेई, जो सर्वोच्च नेता हैं ईरान के, उनको मना लिया जाए, उनकी कुछ शर्तें मान ली जाएं ताकि इजराइल को आने वाली तबाही से बचाया जा सके। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि क्या ईरान और अमेरिका कहीं ना कहीं कोई रास्ता ढूंढ सकते हैं समझौते का, और क्या खामनेई वाकई मान जाएंगे और ट्रंप उनकी शर्तों को कबूल कर लेंगे। क्या युद्ध रुकेगा, समझौता होगा या नहीं होगा। इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट इस जंग में, क्रूशल जानकारी। अब ये एक इम्पॉर्टेंट जानकारी है और इस वीडियो में एक्सपर्ट के साथ अंदर की खबर आपसे साझा करूंगा। अब इधर इजराइल में दोस्तों हालात वाकई बिगड़ते चले जा रहे हैं। खासकर ईरान की जो सुपर स्पीड हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, ये चुन चुन कर मिलिट्री और फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट को निशाना बना रही। एक के बाद एक बड़े बड़े गढ़ फाइनेंस और मिलिट्री के ध्वस्त किए जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर कल हमने देखा था कि स्टॉक एक्सचेंज, इजराइल का जो स्टॉक एक्सचेंज है, उसको ध्वस्त किया ईरान की मिसाइलों ने। और आज कई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों को निशाना बनाया गया, जिसमें सबसे प्रमुख माइक्रोसॉफ्ट, जी हाँ, बिल गेट्स के माइक्रोसॉफ्ट की ये इमारत है इजराइल में। अब दोस्तों, इजराइल के भीतर क्या सिचुएशन है, ग्राउंड जीरो पे क्या सिचुएशन है, इसकी खबर आप कह सकते हैं कहीं से नहीं आ रही, चाहे वो BBC हो, CNN हो, वेस्टर्न मीडिया हो, क्योंकि पूरी तरह से मीडिया कवरेज को बैन कर दिया है इजराइल ने। लेकिन सोशल मीडिया में जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक मैं कह सकता हूँ कि ईरान का जो हवाई अड्डा है वो बंद है, जो बंदरगाह है वो 80% बंद है, पूरी तरह से ट्रांसपोर्ट ठप है, बिजनेस ठप है, रोज़मर्रा के सामान की जो सप्लाईज़ हैं वो बाधित हैं, राशनिंग होने जा रही है, यानी किसको कितनी डबल रोटी मिलेगी, किसको कितना दूध मिलेगा, किसको कितना चिकन मिलेगा, इस पर राशनिंग सरकार करने जा रही है। और इससे बड़ी हकीकत यह है कि एक बहुत बड़ी जनसंख्या, चाहे वो तेल अवीव हो या बाकी शहर हो इजराइल के, बंकर में रह रहे हैं। और इसी वजह से नेतन्याहू पर दबाव बढ़ रहा है कि वो किसी तरह से इस जंग को रोकें, किसी कीमत पर रोकें, वरना इजराइल तबाह हो सकता है। अब दोस्तों, 2 अहम सवाल हैं, 2 क्रूशल क्वेश्चंस, जिसका जवाब मुझे लगता है जानना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 सवाल कि जिस तरह से ट्रंप ने जर्मनी को, फ्रांस को, ब्रिटेन को इन्वॉल्व किया है और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ समझौते की बातचीत हो रही है स्विट्ज़रलैंड में, क्या ट्रंप आखिर में फाइनली कामयाब होंगे या ये जंग नहीं रुकने वाली है, ये जंग और तेज़ होगी, जिस तरह से एक के बाद एक नई हाइपरसोनिक मिसाइल ईरान अपने तोपखाने से निकाल रहा है। क्या ये जंग तेज़ होगी, और अगर तेज़ होगी तो आने वाले 10-15 दिनों में इजराइल में क्या होने जा रहा है, बिग क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन का जवाब मुझे लगता है वाकई मुश्किल है आज के हालात देखकर। 2 एक्सपर्ट्स दोस्तों, 2 एक्सपर्ट्स, और दोनों ही आप कह सकते हैं कि हिंदुस्तान के ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो ईरान, इजराइल और मिडिल ईस्ट को हथेली की तरह जानते हैं, जिनकी बातें अपने आप में सच्चाई बयां करती। और आज पहली बार हमारे साथ शो में
एक्सपर्ट अमरीश मिश्रा जी आ रहे हैं जो बेंगलोर से सीधे जुड़ रहे हैं। कई बरसों से ईरान पे रिसर्च है, इजराइल के कन्फ्लिक्ट पे रिसर्च है, एक एक चीज़ की भीतर की जानकारी आपसे साझा करेंगे, गौर से सुनिएगा। और हमारे साथ 30-35 बरसों से ईरान की रिपोर्टिंग कर रहे, कम से कम 30 बार ईरान गए, वहाँ की मिलिट्री लीडरशिप से मिले, वहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप से मिले, इजराइल गए, गाज़ा गए, सऊदी अरब गए, एम.ए. काज़मी साहब भी होंगे। दोनों को सुनिए, तस्वीर वाकई साफ होगी। काज़मी साहब, जो मेरा पहला सवाल है वो ये है, आपको क्या लगता है कि शुरुआत में इजराइल ने बहुत तेजी से हमले शुरू किए थे ईरान पर, और ईरान शुरू के 48 घंटे में 2 दिन थोड़ा सा प्रेशर में था, लेकिन जैसे जैसे ये जंग बढ़ी, ईरान इस पूरे कन्फ्लिक्ट को अपने ग्रिप में लेता चला गया। क्या आज ईरान पूरी तरह से हावी है, और क्या आप ये कह सकते हैं कि इजराइल धीरे धीरे बैकफुट पर जा रहा है, और सिर्फ इजराइल नहीं, उसके जितने साथी हैं वो भी बैकफुट पर जा रहे हैं? अब ईरान के कंट्रोल में है वॉर, वो पूरी तरह से खुल करके कह रहे हैं कि इजराइल का आसमान अब हमारे कंट्रोल में है। और आसमान कंट्रोल का मतलब यह है कि इजराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम उन हमलों को नहीं रोक पा रहे हैं जो ईरान कर रहा है, और बड़ी तादाद में करता है। अगर कहीं कुछ वो रोक भी पाए, लेकिन फिर भी काफी बहुत से हथियार वहां तक पहुंच जाते हैं, बहुत कामयाब हो जाता है ईरान इस तरह से। और अब तो खबर यहां तक आने लगी, खुद अमेरिकी मीडिया ये कहने लगा कि इजराइल के पास मिसाइल डिफेंस सिस्टम अब कम है, अब उन्हें यह फैसला करना पड़ेगा कि किस हमले को रोकें और किस हमले को ना रोकें। एक हफ्ते में 8 दिन में यह हाल हो गया। तो ईरान की तरफ से तो बरसों तक की तैयारी है, वो जंग की तैयारी में, लंबी जंग की तैयारी में है। और इजराइल का इसमें क्या हाल होगा, आज 8वां दिन है कि उनकी हालत खराब है। मैंने कल एक वीडियो देखी, नेतन्याहू की, मीडिया से बात करना चाहते थे, खड़े हुए थे, पीछे से फौरन ईरानी बम से कुछ मलबा आकर के गिरा उनके बिल्कुल पीछे, जो ऑडियो वीडियो में सामने आया है। तो जब ये कुछ नहीं रोक पा रहे प्राइम मिनिस्टर के आसपास भी, तो क्या आने वाले वक्त में वो टिक पाएंगे? ये मुझे नहीं लगता। ईरान बहुत मजबूत हालत में है। एक चीज काज़मी साहब, एक बड़ी आपने बात की कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तभी एक अटैक होता है, और ठीक है उसमें वो बच गए नेतानियाहू या वहां जो पत्रकार थे, लेकिन उससे पहले 3-4 दिन पहले जो रिहाइश है, जो रेजिडेंशियल एड्रेस है ऑफिशियल नेतन्याहू का तेल अवीव में, वहां पर भी हमला हुआ था जिसमें वो बचे थे। तो ये नेतन्याहू का जो ईरान की मिसाइल पीछा कर रहे हैं, ये मैसेज क्या है? ईरान मैसेज क्या दे रहा है मिस्टर नेतन्याहू को? देखिए इजराइल ने ईरान के बहुत इंपॉर्टेंट लोगों को मारा है। इसके जवाब में बहुत मुमकिन है कि उन्होंने भी कोई टारगेट लिस्ट बनाई हो और उसमें नेतन्याहू सबसे ऊपर हो। ये मुमकिन है, क्योंकि जब जंग है तो सारे हर तरह के हरबे माफ हैं। और अब चूंकि उनके लीडर ने साफ तौर पर कह दिया है कि अब से पहले हम लोग एहतियात करते थे कि आम शहरी ना मारे जाएं, लेकिन अब कोई लिमिट नहीं है। और कोई लिमिट नहीं है का मतलब यह है कि अब साफ कह दिया गया है। जायनिस्ट सेटलर्स से आईआरजीसी का कल बयान आया, यह कहा कि अब आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन बची हैं, या तो घुट घुट करके सड़ करके मर जाओ शेल्टरों में, नहीं तो जहां से आपके बुजुर्ग आए थे उन मुल्कों को वापस चले जाओ। और वापस जाने के लिए एयरपोर्ट बंद है, आपने कहा सी पोर्ट भी बंद है, तो ये कहां जाएं? मौत उनका बिल्कुल सामना कर रहे हैं। खतरे की स्थिति है। अमरीश जी, मेरा सवाल यह है कि अभी तक हम देख रहे थे कि ईरान मोसाद जो इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर है उस पर हमला कर रहा है। हम देख रहे थे कि उनकी जो आर्म्स की, अम्यूनिशन की, यानी हथियार बनाने की जो फैक्ट्रियां हैं उस पर हमला हो रहा है। लेकिन अब मैं देख रहा हूं पिछले 24 घंटे से ईरान का जो फोकस है वो फाइनेंस पर है। स्टॉक एक्सचेंज पर हमला, माइक्रोसॉफ्ट पर हमला और तमाम व्यापारिक संस्थानों पर हमला। ये क्यों कर रहा है ईरान? ये मैं आपको बता रहा हूं, ये जो है बेसिकली इजराइल की जो आर्थिक हालत है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर है। 7 अक्टूबर 2023 के बाद से जो हमास का हमला हुआ, आप ये समझिए कि मतलब कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन फिर भी एक रफ, एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट ये है कि कम से कम $100 बिलियन इजराइल खर्च कर चुका है। वो इतने बड़े
जी हाँ, $100 बिलियन खर्च कर चुका है। उसने कर्जा लेके इस समय वो जी रहा है। अब कहां से कर्जा ले रहा है, कैसे ले रहा है, क्योंकि वेस्ट के सारे इंस्टीट्यूशंस तो इजराइल के लिए खुले हुए हैं। तो लेकिन ऑफिशियली एक ऑफिशियल बुक, एक इकोनॉमी में एक ऑफिशियल बुक भी होती है, ऑफिशियल बुक कीपिंग भी होती है। ऑफिशियल बुक कीपिंग के हिसाब से इस समय इजराइल कम से कम 5 बिलियन डॉलर्स के वो कर्ज में है। अब इस पूरी सिचुएशन में अगर उसको इकोनॉमिकली क्रिपल कर दिया, देखिए रेड सी बंद है, रेड सी से ट्रेड उसका इफेक्टेड है। हाइफा पोर्ट में 80% ट्रेड जो है वो कम हो गया है, हाइफा पोर्ट लगभग बंद है। बेन जी गुरियन बेन गुरियन एयरपोर्ट एकमात्र एयरपोर्ट है, वो कमर्शियल भी है और वो एक तरीके से मतलब जिसमें पैसेंजर्स भी आते हैं। अब वो जो डेली का सामान है जो जो इजराइल को चाहिए वो तो आ ही नहीं रहा है, और जब वो नहीं आ रहा है तो जो इनके स्टॉक्स हैं जब वो डिप्लीट होंगे, अभी इनको अपनी पॉपुलेशन की रेशनिंग करनी पड़ रही है, जो लेटेस्ट खबर है, राशन मतलब रेशनिंग इनको करनी पड़ रही है। और ये अगर बढ़ गया आगे तो इजराइल में तो खाने के लाले पड़ जाएंगे। गाजा, हम मतलब ये नहीं आप कह कह रहे रहे हैं गाजा कि वाली हालत होगी, लेकिन राशनिंग कर रहे हैं कि भाई इतना दूध आपको, इतना चिकन आपको, इतना पानी आपको, इतना मक्खन, इतना ही ले सकते हैं, राशनिंग हो रही है बिल्कुल सप्लाईज की, बिल्कुल सिविल इसी तरह सप्लाईज से, की। बिल्कुल बिल्कुल। और राशनिंग हो रही है। और आप सोचिए कि जो पार्किंग लॉट्स हैं वहां पर टेंट लगे हैं जहां पर लोग रह रहे हैं। जो इजराइल की जो आर्थिक हालत है उसमें आप ये देखिए, उनका एक बहुत बड़ा लेबर फोर्स तो पैलेस्टाइन से आता था, वो 2-2.5 साल से वो बंद है। उसके बाद उनका जो, जैसे मैंने बताया कि इंपोर्ट्स उनके कम से कम गारंटीड थे, वो अब लंबे समय, अब कब तक बेन गुरियन एयरपोर्ट बंद रहेगा इसकी इसकी कोई गारंटी नहीं है। लोग भाग रहे हैं वहां से। तो ये एक जी, रियल एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस जो इजराइल के सामने है, बहुत बड़ी है। वहां तो क्या वहां आप पर कह रहे हैं आप, कि अमरीश जी, आप कह रहे हैं कि इजराइल पहले से ही जब से फिलिस्तीन के साथ युद्ध में है, $100 बिलियन खर्च किए, कई बिलियन डॉलर के वो इस वक्त कर्जे में है, लिखा पड़ी में, हालात खराब हो रहे हैं आर्थिक रूप से, और इस बीच हाइफा पोर्ट पर हमला, उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट है उस पर हमला, फिर माइक्रोसॉफ्ट पर हमला। इसका मतलब मैं क्या मानूं, क्या आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा बदतर है इस वक्त इजराइल की? और क्या अगर ऐसी आर्थिक स्थिति है तो इजराइल कितने दिन तक ये जंग और खींच सकता है? देखिए इजराइल की जंग आगे खींचने की जो कुवत है वो इस चीज पे डिपेंडेंट है कि उस तक इजराइल के अंदर वेस्ट कैसे माल पहुंचाता है जो इजराइल का डिप्लीट हो रहा है। अच्छा, अब वो आर्म्स पहुंचाए, जो उसके एयर डिफेंसेस वीक हो रहे हैं इजराइल की ये हालत थी। मैं अभी जो 19 जनवरी 2025 को जो हमास से सीज फायर हुआ, उसके पहले ये हालत थी कि जो म्यूनिशंस हैं, जो गोली मतलब जो आर्म गोला बारूद सोल्जर है। गोली चलाता है, गोला बारूद, वो कम पड़ रहे थे। और उसको वो लोग 1960s का जो उनका स्टॉक था वो यूज करने लगे थे। असली हालत इजराइल की बहुत ही खराब है, क्योंकि देखिए इजरायली कंपनीज का नेचर समझिए, उसमें ज्यादातर वो यहाँ की तरह नहीं है कि यहाँ की जैसे इंडिया की कंपनीज है, इंडिया में उनका मार्केट है सबसे ज्यादा, उसके बाद वो बाहर जाती। इजराइल की कंपनीज 80% मल्टीनेशनल। अब जैसे एलिवेट सिस्टम्स है, एलिवेट सिस्टम दुनिया के एक बहुत इजरायली कंपनी है, लेकिन वो दुनिया की आर्म्स एक मैन्युफैक्चरर है बहुत बड़ी। उसके उसकी फैक्ट्रीज इंग्लैंड में है, उसकी फैक्ट्रीज अमेरिका में है, उसकी फैक्ट्रीज यूरोप में है। तो यहाँ पर जो इकोनॉमिक मॉडल इजराइल का एकदम अलग है। दूसरा, स्टॉक एक्सचेंज में इजराइल सोचिए 70 लाख की पॉपुलेशन है, 40% वहां का जो मिडिल क्लास है वो स्टॉक एक्सचेंज से अपना खर्चा चलाता है। स्टॉक एक्सचेंज पे जो हमला है ये बहुत बड़ा हमला है, इससे बड़ा हमला कोई हो ही नहीं सकता। बड़ी बात अमरीश जी ने कही, बरसों से नजर रखते हैं मिडिल ईस्ट पर। इनका कहना है कि स्टॉक एक्सचेंज एक आखिरी बड़ा हमला ईरान का था। एक सवाल काजमी साहब है, सवाल मेरा ये है, क्या काजमी साहब आपको लगता है कि अगर अमेरिका अमेरिका पूरी तरह से इस युद्ध में, इस जंग में शामिल नहीं होता है, तो फिर इजराइल के लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी 15 दिन तक इस युद्ध को खींचना? देखिए, ट्रंप साहब की तरफ से जो आया कि 2 हफ्ते में हम फैसला लेंगे, ये खुद ऐसा लग रहा है कि वो जंग से भागना चाह रहे हैं, वो जंग में आना नहीं चाह रहे। और उनकी अपनी वजह है, क्योंकि अब और इस 2 हफ्ते में इजराइल की हकीकत भी सामने आ जाएगी और ईरान की हकीकत भी सामने आ जाएगी कि वो किस तरह से जंग लड़ रहा है, कौन कौन से हथियार सामने ला रहा है। और खुद जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जो दोनों मुल्कों का कोई बॉर्डर तो मिलता नहीं है, जमीनी फौज तो आएगी नहीं, ना ही जाएगी, ये सब हवा से ही होता रहेगा। अगर हवा में
आपको बचने का इंतजाम ही खत्म हो जाए और अमेरिका के स्टॉक में भी ना रहे, तो इजराइल कैसे बचेगा, कहां बचेगा? यही वजह है कि ये जो 3 मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची से आज मिल रहे हैं, वो कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी तरह से जंग रुकने का काम हो जाए। ईरान ने साफ कह दिया कि जंग तब रुकेगी कि उधर से हमले बंद हो जाएं। क्या इजराइल खुद यूनिलैटरली अपनी तरफ से हमले बंद करेगा? क्या उसमें उसकी कोई इज्जत रह जाएगी? क्या वो हारा हुआ नहीं माना जाएगा? अब तक तो हार को जीत में बदलने के लिए नए नए पासे वो फेंकते रहे, अब वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। ऐसा लगता है ये आखिरी गोल है। ये गोल हाथ से निकला तो जो गजा में हार हुई है, जो लेबनान वालों ने उनकी जो हाल किया है, अभी तक भी नॉर्थ इजराइल में लोग वापस आने के लिए तैयार नहीं है हिजबुल्लाह के डर की वजह से। अब यहाँ ईरान में आकर के फाइनल मैच हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें ईरान इनको बहुत नुकसान पहुंचाएगा। अमरीश साहब, इस वक्त ट्रम्प बहुत कंफ्यूजन में मुझे लिखते हैं, और एक दिन कोई स्टेटमेंट आता है, दूसरे दिन ट्रम्प साहब का कोई स्टेटमेंट आता है। आपको क्या लगता है कि ट्रम्प इजराइल को अनाथ छोड़ देंगे, या इजराइल के लिए ट्रम्प को लड़ना ही पड़ेगा क्योंकि इजराइल लॉबी बहुत मजबूत है? ट्रम्प का प्लान क्या है? ट्रम्प इस वक्त क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि भाई किसी तरह से ईरान को प्रेशराइज करके युद्ध रोक दिया जाए, या ईरान में तख्ता पलट कर दिया जाए, ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलमेंट्स जो इंस्टॉलेशंस हैं उनको खत्म कर दिया जाए। ट्रम्प के दिमाग में इस वक्त क्या है? क्या ऑप्शंस हैं ट्रम्प के पास? देखिए, ट्रम्प जो एक उनकी पर्सनालिटी है, वो मैवरिक हैं, वो अपना दिमाग बदलते हैं, वो जब चाहे कुछ बोल देते हैं, इस तरह की बातें कही जाती हैं। लेकिन इन सब बातों के अलावा हमको ये देखना चाहिए कि ट्रम्प एक पॉलिटिशियन, और पॉलिटिशियन का अपना एक सबसे बड़ी चीज होती है उसकी कंस्टिट्यूएंसी। हम भारत में भी देखते हैं कि जो पॉलिटिशियंस है वो अपनी कंस्टिट्यूएंसी को बिट्रे नहीं करते हैं, चाहे वो जितना भी गलत करे। जो ट्रम्प की कंस्टिट्यूएंसी है वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाली, वो कंस्टिट्यूएंसी वॉर नहीं चाहती है। वो बिना एंटी वॉर के जो ट्रम्प की पोजीशन थी कि हम वॉर्स में नहीं जाएंगे, और उसने पल मतलब भर गालियां बिना पैसा खर्च किए, गोली खर्च किए सॉल्यूशन चाहते हैं। हाँ, तो उनका उनका ये है कि भाई अमेरिका में जॉब्स लाओ। तो अब ट्रम्प लगे हैं कि अमेरिका में जो जो अमेरिकन कंपनीज बाहर इन्वेस्ट करती हैं, चाइना में, इंडिया में, वो ना करें, वो अमेरिका में करें, जॉब्स क्रिएट हो। ये सब ट्रम्प के वायदे थे, और वहां से अब बात आ गई है कि इजराइल के लिए लड़ो। बड़ा हिस्सा देखिए, जो ट्रम्प को सपोर्ट करने वाला राइट विंग, एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो इजराइल विरोधी है। उसमें मैं आपको नाम बता दूं, कैंडिस ओवेंस, ये बहुत बड़ी मीडिया पर्सनालिटी है। टकर कार्लसन, ये बहुत बड़े मीडिया पर्सनालिटी है। इनके ये करोड़ों फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया पे, और ये बड़े बड़े मतलब अपने आप में एक एस्टैब्लिशमेंट है। और ये लोग जो हैं वो पूरी तरह से इजराइल के खिलाफ है, किसी भी तरीके से इजराइल के साथ नहीं जाना है, क्योंकि उनका ये मानना है कि यूएसए को इतना $37 ट्रिलियन का ऑलरेडी डेट है अमेरिका के ऊपर, $37 ट्रिलियन का, और वो कहते हैं कि हम इसको और बढ़ाएंगे, और वॉर में जाने का मतलब ही है कि और बढ़ेगा। अभी आप यूक्रेन से हट रहे थे, यूक्रेन में आप कह रहे थे कि यूरोप की लड़ाई हम क्यों पड़ रहे हैं, हमने अभी तक सबसे ज्यादा पैसा यूक्रेन को दिया, और उसके बाद अब आप कह रहे हैं कि नहीं, इजराइल के लिए हम सेना भेजेंगे, इजराइल कह रहा है इंटरवीन करो। तो ये देखिए, एक एंटी नेतन्याहू लॉबी ट्रम्प के कैंप में बहुत बड़ी है। लेकिन उसके साथ साथ दूसरा पहलू भी है कि ट्रम्प में एक क्रिश्चियन इवेंजेलिकल्स की भी एक कंस्टिट्यूएंसी ट्रम्प के साथ है। उनका यह मानना है कि जायनिज्म जो इजराइल की आइडियोलॉजी है, उसमें जब तक जो इजराइल विजयी नहीं होगा तब तक एंटी क्राइस्ट नहीं आएगा, एंटी क्राइस्ट नहीं आएगा तो क्राइस्ट नहीं आएगा। वो एक थियोलॉजिकल एक मामला है। लेकिन वो भी एक कंस्टिट्यूएंसी है। अब इस चीज, अच्छा, दूसरी और तीसरी बात, जो जायनिस्ट लॉबी, जो एपैक वगैरह हैं, जो इजरायली पैसा, जो जूइश पैसा, इजरायली नहीं, जूइश पैसा है, वो भी पूरी तरह से नेतन्याहू के साथ है। लॉबी जो है जी, इजराइल लॉबी जो है। अब ये सब जो ये जो पुल्स और प्रेशर है, तो ट्रम्प इनको नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहा है। ट्रम्प एक समय कुछ बात करता है, दूसरे दिन कुछ बात करता है, इसीलिए कि वो हर कंस्टिट्यूएंसी को सेटिस्फाई करना चाहता है। ऐसा आदमी, आप ही बताइए, वो डिसीजन क्या ले सकता है? तो ये कितनी हास्यास्पद बात है कि एक दुनिया की नंबर 1 सुपर पावर का लीडर कह रहा है कि मुझे 2 हफ्ते का टाइम चाहिए युद्ध डिक्लेयर करने के लिए। ये किसी ने कभी सुना है? इज इट अ सेन टॉक?
इज इट अ रैशनल जी टॉक? अब आप देख लीजिए इस जी चीज को, ये यही मेंटालिटी दिखाता है। ट्रंप इस समय धराशायी है, ट्रंप के हाथ में नहीं है चीजें, और ट्रंप इसमें डिसाइड भी नहीं कर सकता है अपने बल पे कि अमेरिकन फोर्सेस वॉर में जाएं ना जाएं। वो देखिए, एक एक मैं चलिए आपको बात अमरेश बताऊं। भाई, यहाँ एक सवाल पूछ लूं। सवाल मेरा ये है कि क्या आपको लगता है, आपने कहा इजराइल भी प्रेशर में है, फ्रांस भी प्रेशर में है, आपने कहा कि साहब ट्रम्प साहब जो है सोच नहीं पा रहे कि युद्ध लड़े ना लड़े, 2 हफ्ते का टाइम मांग रहे हैं, उधर कत्लो गारत हो रही, इधर 2 हफ्ता, सब 2 घंटे बहुत बड़ी बात होती है, 2 हफ्ते ले रहे। क्या इसका मतलब ये है कि ईरान से कहीं ना कहीं प्रेशर में है? और एक जो बड़ी बात, अगर ईरान के पास ये हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं होती, फतह या सेजिल, ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल जो दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलों में एक है, क्या ईरान के पास अगर ये मिसाइल ना होती तो अब तक ईरान जंग हार चुका होता? क्या ये जो मिसाइल है इसने गेम चेंज कर दिया सर? बिल्कुल, गेम वॉज चेंज बिकॉज ऑफ दिस। एब्सोल्युटली, ये मिसाइल जो, ये जो ईरान की स्ट्रेटेजिक थिंकिंग थी। देखिए, मिसाइल का मतलब ये नहीं है कि ईरान ने मिसाइल बना लिया और उसने उसको छोड़ दिया तो बहुत बड़ी ताकत बन गया। उसकी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, लॉन्ग टर्म थिंकिंग, मिसाइल बनाना हाइपरसोनिक जो मैक 18 की स्पीड की हो, जो जी फतेह और खुर्रम शहर, और ये आसान नहीं है, साउंड के पन, मतलब 18 टाइम्स, मतलब और मान वो लीजिए करीब 15 15,000 16 नहीं, हजार हाँ प्रति घंटा बिल्कुल, 15,000 रफ्तार। 18,000 किलोमीटर प्रति घंटा, ओ उस माय हिसाब, और गॉड। वो इजराइल पे 5 से 7 मिनट में पहुंचेगी। और ये जो है, अच्छा, इससे देखिए, ईरान ने कुछ कुछ ये टेक्नोलॉजी यमन को भी मतलब दी। आप कह रहे हैं कि अगर तेहरान से जहाज उड़ता या कोई क्रूज मिसाइल होती तो उसको बहुत समय लगता, ये सिर्फ 5 मिनट में पहुंच रही, इतनी स्पीड है। और भाई इसकी आप ये वजह से देखिए, इन आप मिसाइलों को अमेरिका का सिस्टम नहीं रोक पा रहा। देखिए, अमेरिका का थार्ड सिस्टम, उसने शुरू में कुछ मिसाइल रोकी थी, लेकिन 18 19 20 जो आज 3 दिन हमले हुए हैं, उसको वो उस समय थार्ड कहां गई? उस समय जो एरो 3 जो इजराइल का सबसे डेवलप्ड सिस्टम है, वो कहां गया? ये एरो बहुत 3। बड़े सवाल हैं। आप सोचिए, आप इस बात को सोचिए कि ईरान और इजराइल का डिस्टेंस कितना है। वो हजारों किलोमीटर का है, कोई 5,000 किलोमीटर नहीं है, 1 से 2 हजार किलोमीटर के बीच में है। और 18,000 किलोमीटर की स्पीड से, या चलिए 15,000 किलोमीटर मान लीजिए, उसकी स्पीड से कोई मिसाइल ईरान छोड़ता है तो वो ईरान। इजराइल कब तक पहुंचेगी? ईरान छोड़ता है तो इजराइल कब तक पहुंचेगी? और इजराइल के पास इंटरसेप्ट करने का टाइम कितना है? अमरीश जी ने कहा कि ये जो मिसाइल टेक्नोलॉजी, हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी, जो ध्वनि की गति यानी जो साउंड की स्पीड है उससे 10 गुना तेज है, जिसको अमेरिका का सिस्टम नहीं पकड़ पा रहा, जिसको इजराइल का एयरडोम नहीं पकड़ पा रहा, और जहां मन चाह रहा है ईरानियों का वहां पर ये मिसाइल गिरा दे रहे हैं। वो चाहे स्टॉक एक्सचेंज हो, चाहे वो मोसाद का दफ्तर हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो, और जिससे दिल दहल रहा है इजराइल का, और जिससे परेशान अमेरिका भी है। काजमी साहब, आप 25-30 मरतबा आप ईरान गए हो, मिडिल ईस्ट गए हो, कोई ऐसा शहर नहीं बचा, कोई ऐसा कस्बा नहीं बचा जहां आप गए ना हो। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आपकी जो मुलाकातें ईरान की लीडरशिप के साथ हुई, आपकी जो मुलाकातें जो है वहाँ के मिलिट्री अफसरों के साथ हुई, ये जो 2 मिसाइल है, यही अल्टीमेट है? ये जो हम फतेह का करिश्मा देख रहे हैं, या हम सेजिल का हमने करिश्मा देखा, इन 2 मिसाइलों के अलावा भी क्या ईरान के आर्सेनल में, तोप खाने में और भी मिसाइलें हैं? और अभी क्या ईरान कुछ और भी खतरनाक मिसाइल निकालेगा जिसकी वजह से इजराइल डर रहा है? यकीनी तौर पर ईरान ने बहुत से हथियार वो हैं जो अभी तक पब्लिक के सामने नहीं रखे हैं, और वो ओहो। उस बात को वो अब से पहले भी कह चुका है। और उन्होंने अपने लेवल पर फेजेस तय किए हुए हैं, कौन से मरहले में हमें कौन सा हथियार इस्तेमाल करना है, कौन से मरहले में हमें किस हद तक आगे जाना है। तो वो मरहले उन्होंने पहले तय किए हैं। अभी जब हमारी आपकी बात हो रही है, आज उनके 15वें मरहले का हमला हुआ, आगे तक उन्होंने क्या क्या प्लानिंग कर रखी है, जैसे जैसे होगा हमारे सामने आएगा। ये सिज्जिल ने ही इतना बड़ा कमाल करके दिखा दिया, उसके अलावा भी बहुत कुछ है। जैसा कि मैंने आपको अब से पहले भी बताया था कि न्यूक्लियर से अलावा भी और बहुत खतरनाक चीजें हो सकती हैं, जिसके लिए वो डेवलप करने की बात बरसों पहले से कर रहे हैं। पब्लिक नहीं किया, दुनिया को नहीं बताया। अब अगर ये सिज्जिल के बारे में पहले मालूम होता, मिसाल के तौर पर इजराइल को और अमेरिका को,
शायद ये पंगा ना लेते, लेकिन अब आ गए हैं तो अब निपटा करके ही बात खत्म होगी, क्योंकि इनका सपना था, इनका ख्वाब था कि किसी तरह से वो जगह, वो मौका डेवलप हो, कोई ऐसा रास्ता मिले कि इजराइल के खात्मे का इंतजाम हो जाए। उस तरफ वो बढ़ रहे हैं, वो उस तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ने की उम्मीद है, मुझे ऐसा लग रहा है। काज़मी साहब कह रहे हैं कि अभी तो भाई पिक्चर शुरू ही है, अभी तो सिर्फ मतलब ट्रेलर देखा है, असली हथियार अभी ईरान ने निकाले नहीं है। ऐसी टेक्नोलॉजी हाइपरसोनिक जो शायद फतेह मिसाइल और सेजिल मिसाइल, ये जो 2 मिसाइलों से जो बर्बादी और तबाही हम देख रहे हैं इज़राइल में, इससे कहीं ज़्यादा खतरनाक मिसाइलें उनके पास हैं और वक़्त पर निकालेंगे। अब मुझे एक चीज़ बताइए अमरीश साहब, देखिए जो पिक्चर खींची काज़मी साहब ने, उसमें तो मुझे लग रहा है कि ईरान काफ़ी हावी हो रहा है और इज़राइल जो है, ऐसा लगता है इस बैटल में फँसता चला जा रहा है। अगर अमेरिका आता है, मान लीजिए 2 हफ्ते बाद ही आता है जैसा आप कह रहे हैं, 2 हफ्ते बाद आता है या कुछ हालात बिगड़ते हैं, हो सकता है 1 हफ्ते बाद आ जाए। अमेरिका के आने के बाद क्या ईरान के पास इतना गोला-बारूद, मिसाइलें हैं कि वो अमेरिका से लड़ ले? और क्या अगर अमेरिका इसमें हस्तक्षेप करता है डायरेक्टली, तो चाइना और रूस क्या ईरान के साथ खड़े होंगे? क्या नॉर्थ कोरिया उसके साथ आएगा? फिर मंज़र क्या होगा? फिर पिक्चर क्या है? अगर अमेरिका की एंट्री होती है, मिस्टर ट्रंप अगर एंट्री करते हैं, तो फिर ये सिनेरियो क्या है? क्या रूस और चाइना साथ में आएगा? और क्या ईरान अमेरिका से लड़ सकता है और कितने दिन लड़ सकता है? देखिए, अमेरिका के आने का मतलब क्या है? सबसे पहले ये समझ लें। अमेरिका के आने का मतलब ये है, अभी ये नहीं है कि अमेरिका से मिसाइल छूटेगी और वो ईरान पे गिरेगी। अमेरिका के आने का मतलब है कि जो मिडिल ईस्ट में अमेरिकन बेसेस, करीब 40 से 50,000 सोल्जर्स हैं और भारी असलहा है, भारी उनके अपने इक्विपमेंट्स हैं, वहां से वो ईरान पे हमला करेंगे। यानी वहां से वो मिसाइल छोड़ेंगे। जो इनका कतार में बेस है, सऊदी अरेबिया में बेस है, सबसे इंपॉर्टेंट जो इराक में बेस है। अच्छा, अब क्या होगा? अमेरिका ने मान लीजिए एंटर कर गया, उसका मतलब ये तो है नहीं, जैसे मैंने बताया, अमेरिका की सेना आएगी अमेरिका से। यहाँ ऑलरेडी यहाँ 40-50 हजार लोग हैं मिडिल ईस्ट में और उनके पास मिसाइल और वो सब भी हैं। तब क्या होगा? तब ये होगा कि इराक में एक रेजिस्टेंस फोर्स है जिसका नाम है कताइब हिजबुल्लाह। एक और फोर्स है जिसका नाम एक और मैं नाम भूल रहा हूं। इस तरह का पूरा पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस है, उनके पास भी मिसाइल्स हैं और उनके पास जो यमन की तरह मिसाइल्स हैं, उनके पास भी मिसाइल्स हैं। और वो कितने पास हैं अमेरिका के, और उन्होंने आज बयान दिया है कताइब हिजबुल्लाह ने, अगर अमेरिका आया तो हम यहां से मारेंगे। यानी इराक से वो सीधे, इराक में 60% शिया है और वहां के सुन्नी भी, देखिए वो पूरा एक, वहां पर ईरान का बहुत बड़ा एक हस्तक्षेप है और प्राइवेट हिजबुल्लाह की तरह फोर्सेज हैं इराक में। और उन्होंने इजराइल पे हमला भी किया जब सीज फायर के पहले, काफी परेशान किया था इजराइल को। इराक, लेकिन उनका असली वेपन क्या? उनका असली वेपन ये है कि तुम बगल में हो। अरे हार्डली 200-250 किलोमीटर पे अमेरिकन बेसेस हैं और भी कम, और सीरिया से हटा लिए अमेरिकन बेसेस ने। कतईब हिजबुल्लाह मार देगा, तुम क्या कर लोगे? और ये बात कासिम आप सोचिए, चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया, ये फिर क्या करेंगे अगर अमेरिका फुल फ्लेजेड आता है इस युद्ध में? तो देखिए वो उसमें तो सीधी बात है, रशिया का स्टेटमेंट आया है कि इफ अमेरिका इंटरवीन्स और इफ खामनेई इज असैसिनेटेड वी विल इंटरवीन नेगेटिवली। अब आवर रिस्पॉन्स विल बी नेगेटिव। नेगेटिव मतलब क्या हुआ? अभी अजीब सी चीज है। नेगेटिव का मतलब ये हुआ है कि रशिया ये कह रहा है कि देखो अभी हम यूक्रेन में फंसे हैं, तुम ये सोच रहे हो कि हम आएंगे नहीं, लेकिन हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं जिन तरीकों से, अब रशिया भी तो बेसिस है ना, रशिया के सीरिया में भी बेस है, रशिया के अफ्रीका में भी बेसिस हैं, वहां भी अमेरिका के बेसिस हैं। तो फिर तो वर्ल्ड वॉर की तरफ चीजें बढ़ रही हैं। ओहो, रशिया ये बोल चुका है। दूसरा, चाइना, रशिया से पहले इस बार चाइना ने रिएक्ट किया और चाइना ने कहा कि ये इजराइल ने ईरान की संप्रभुता पे हमला किया है और हम ये देख नहीं सकते, और उसने मदद भेजनी शुरू कर दी है। उसके बाद नॉर्थ कोरिया ने कहा है कि हम यहां से मिसाइल दाग देंगे। तो ये जो 3 है ताकतें, रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया, इन्होंने जो एक अपना स्टैंड ले लिया है, इसमें आप सोचिए कि वहां पर जहां चाइना, जो साउथ चाइना सी है, पैसिफिक ओशन है, वहां अमेरिकन बेसिस हैं, वो सब चाइना के उसमें है, चाइना की गॉट इट। जर्ब में है।
तो अब ये आप बताइए कि दुनिया का जो पूरा इस समय पोजिशनिंग हुई है वो अमेरिका के खिलाफ जा रही है। वो अब रणनीति देखिए पूरी ग्लोबली वो अमेरिका के खिलाफ जा रही है। रशिया चाइना इंटर करेंगे, वो नहीं देख सकते कि ईरान गिरे, मतलब उनके इंटरेस्ट में नहीं है जी कि ईरान गिरे। बड़ी बात अमरीश जी कह रहे हैं। अमरीश जी कह रहे हैं कि अगर अमेरिका फाइनली इस युद्ध में शामिल होता है, शरीक होता है सीधे तौर पे, तो फिर रशिया और चाइना भी आगे आएंगे, नॉर्थ कोरिया भी आगे आएगा। और इसके अलावा जहां जहां अमेरिका के बेसिस हैं, चाहे वो इराक हो या बाकी कंट्रीज हैं सऊदी अरब में, उन बेसिस पर भी यमनी और इराक का हिजबुल्ला और तमाम संगठन हैं जो हमला करना शुरू कर देंगे। यानी एक तरह की ऐसी स्थिति हो जाएगी कि ये युद्ध महायुद्ध में तब्दील हो सकता है, ये वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा सकता है। ये एक सिनेरियो इन्होंने खींचा है। हालांकि मैं चाहूंगा पर्सनल लेवल पे कि इस तरह का कोई महायुद्ध ना हो, क्योंकि जाने जिसकी भी जाती हैं वो इंसान की जाती हैं और ज़्यादातर इसमें बेकसूर लोग ज़्यादा मर जाते हैं, अगर जहाँ तक हम लोगों की बात करें। आखिरी सवाल काज़मी साहब पूछ रहा हूँ, ये जो हफ्ते भर से ज़्यादा हो गए, ये जो आप जंग देख रहे हैं, शुरू में ये सही बात है कि इज़राइल ने छक्के छुड़ा दिए थे ईरान पे। ईरान कहीं दिख नहीं रहा था, जिस तरह से उसकी मिलिट्री लीडरशिप खत्म हुई, न्यूक्लियर साइंटिस्ट गए तमाम इंस्टॉलेशंस पे। लेकिन 2 दिन 3 दिन के बाद हमने देखा कि ईरान कहीं न कहीं रीग्रुप करता गया और हावी होता गया। आज की तारीख में पूरी तरह से हावी है, ये आप 2 एक्सपर्ट्स भी मान रहे हैं। क्या ईरान एक सुपर पावर की तरह मिडल ईस्ट में उभर रहा है? क्या सऊदी अरब या फिर यूएई या फिर कतर या फिर बहरीन या फिर कुवैत या फिर ओमान, क्या इन सब की सल्तनतें हिल रही हैं और एक नई ताकत उभर रही है जो खड़ी हो रही है सामने दुनिया के? यकीनी तौर पर ईरान ने यह साबित कर दिया है कि उसका जो नजरिया उस इनकलाब की बुनियाद में है कि अमेरिका यहाँ क्या कर रहा है, इसको वापस जाना चाहिए, इजराइल एक कैंसरस ट्यूमर है, उसे यहां से खत्म होना चाहिए, वो उस तरफ भी बढ़ रहा है और इलाके की बड़ी ताकत के तौर पर भी उभर रहा है। और मुझे तो ऐसा लगता है ये जो अरब हुक्मरान हैं उनकी जान भी यही बचा सकता है अगर ये दोस्ती का हाथ बढ़ाएं। वो जो अमेरिका ने उन्हें सबक पढ़ाया कि ईरान उनका दुश्मन है, न्यूक्लियर बम बना लेगा, वो सबक भूल करके अगर ये ईरान के दोस्ती के हाथ को कबूल करें तो मुझे लगता है कि इन हुकूमतों के लिए भी, इन मुल्कों के लिए ईरान काफी मुफीद साबित हो सकता है। मुफीद साबित। एक छोटा सा कमेंट चाहूंगा आखिर में आपका अमरीश भाई, क्या आपको लगता है कि ईरान एक सुपर पावर की तरह इमर्ज कर रहा है मिडिल ईस्ट में, बिग पावर? देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ईरान ऑलरेडी इमर्ज कर गया है। सऊदी अरेबिया के साथ जो चाइना ने मीडिएट करके ईरान से दोस्ती कराई थी, पहले ही करा दी थी, ये 7 अक्टूबर के पहले ही। तो वो अभी भी सऊदी अरेबिया भी ये बात समझ गया है कि उसको कि अमेरिका सेंटर्ड वर्ल्ड नहीं रहा है, ये मल्टीपोलर वर्ल्ड है। अब मल्टीपोलर वर्ल्ड में आप कैसे अमेरिका के पे आप निर्भर केवल रह सकते हैं? आपको रशिया को भी देखना है, आपको चाइना को भी देखना है। सऊदी अरेबिया के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, जो सबसे मजबूत वहां माना जाता है, वो ये सोच रहा है। तो अब जब वो ये सोच रहा है और वो देख रहा है कि रशिया और चाइना ईरान के साथ हैं और ईरान के साथ अरब की जनता है, जो बहुत ही असंभव सी बात थी। जो सीरिया से इन लोगों ने शिया सुन्नी डिवीजन किया था, वो ईरान ने खत्म कर दिया अपनी स्ट्राइक से। ये जो मिसाइल मारी है, इसने वो डिवीजन भी खत्म कर दिया। अब इस समय सब शिया सुन्नी ईरान के साथ है। तो आप देखिए, वो तो है ही सुपर पावर, उसको भरना है। जी, सऊदी अरब जैसी हुकूमत, जो आप कह सकते हैं द गार्जियन ऑफ द होली मॉस्क जिन्हें कहते हैं, और ऑयल का सबसे बड़ा कारोबार उनके पास है, सबसे ज़्यादा पैसा है, साइज में भी सऊदी अरब बड़ा। अगर सऊदी अरब ईरान की हुकूमत के आगे कहीं ना कहीं सजदे में है या कहीं ना कहीं झुक रहा है, इसका मतलब ये है, राइटिंग ऑन द वॉल, जो दीवार पे लिखी हुई इबारत है मिडिल ईस्ट में, बहुत क्लियर है कि ईरान ने पिछले 8 दिनों में जो कुछ करके दिखाया है उसकी मिसाइलों ने, उस मिसाइल पावर के बूते पर, उस मिलिट्री टेक्नोलॉजी के बूते पर ईरान एक पावर बनकर इमर्ज कर रहा है मिडिल ईस्ट में। और जहां धीरे धीरे जो छोटे मुल्क हैं, जैसे बहरीन है, कतर है, यूएई है, ओमान है, ये सब आप कह सकते हैं सऊदी अरब के साथ होंगे और ईरान के आगे झुकेंगे। ईरान जो है वर्ल्ड ऑर्डर को बदल रहा है। देखना यह है कि क्या इस वर्ल्ड ऑर्डर को ना बदलने के लिए अमेरिका हस्तक्षेप करता है, क्योंकि स्टेक्स अमेरिका के भी बहुत ज्यादा हो चुके हैं। और अगर अमेरिका करता है तो जैसा अमरीश साहब कह रहे हैं, तो फिर कुछ भी हो सकता है।
ये युद्ध महायुद्ध की तरफ जा सकता है, जो एटलीस्ट मैं नहीं चाहता, पैनलिस्ट भी नहीं चाहते होंगे, देखने वाले भी नहीं चाहते होंगे। वर्ल्ड वॉर नहीं होना चाहिए, कोई ना कोई सॉल्यूशन निकलना चाहिए। बहरहाल अमरीश साहब, आप आए इस प्रोग्राम में, बहुत बहुत शुक्रिया, समय निकाला आपने। काजमी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, ताज़ी खबरें लाते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ बहुत सी आप इस प्रोग्राम में कर देते हैं। और मैं दोस्तों से कहूँगा कि भाई काजमी साहब जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं 30-35 वर्षों से ईरान पर, मिडिल ईस्ट पर, इनका जो चैनल है मीडिया स्टार वर्ल्ड, वो ज़रूर देखिए। और अमरीश भाई का भी चैनल देखिए, इन लोगों को भी सुनिए कि ये लोग अपने चैनल में और क्या-क्या जानकारियाँ देते हैं। अगर जानकारियाँ चाहिए तो अमरीश साहब और काज़मी साहब को सुनने की आदत डालिए। शुक्रिया बहुत-बहुत आपका दोनों का कि आप इस प्रोग्राम में आए। थैंक यू सो मच।